मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे और मित्रों यह जरूर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बंगाल का गवर्नर जनरल अपना सफर भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय और पुनः भारत के गवर्नर जनरल के रूप में तय करता है। इस चीज़ को यदि आप समझेंगे तो पूरा जो है आधुनिक भारत को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा मित्रों आपके लिए। और यही वजह है कि अन्य टॉपिक्स को छोड़कर सबसे पहले मैं यहाँ से कनेक्ट किया हूँ, क्योंकि मैं जो महसूस किया हूँ कहाँ से आपको आसानी होगा समझने में, उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ आपके सीरीज के हिसाब से कि आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। तो चलिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को समझने से पहले, बंगाल का गवर्नर जनरल इधर है, उसके समझने के पहले आप जो है पूरे भारत में जो कंपनी शासन किया और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन शासन किया, तो किस प्रकार के स्ट्रक्चर में शासन किया था उसको एक बार जानना आवश्यक है। बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए मित्रों, एक बार पहले आपको समझा देता हूँ कि जो बात यहाँ पे हुआ है पहली बार कि बंगाल का एक गवर्नर का बात हुआ है, यानी कि बंगाल का गवर्नर पहले बनेगा, यानी कंपनी शासन जो प्रारंभ करेगा औपचारिक रूप से वो बंगाल की धरती से करेगा। बंगाल की धरती पूरे भारत में सर्वाधिक उपजाऊ धरती था और यहाँ से उसको ज़्यादा लाभ होने की संभावना था और यहाँ यातायात के भी साधन थे क्योंकि अच्छे पोर्ट यहाँ पे थे। तो चलिए बंगाल की बात करें। प्लासी का युद्ध आपको पता होगा। प्लासी का युद्ध औपनिवेशिक शासन के लिए एक बहुत ही अहम युद्ध था, जिसने कि अंग्रेजी सत्ता को एक प्रकार से वहाँ से मजबूत करना प्रारंभ कर दिया। तब वहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट हुआ था बंगाल का गवर्नर। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1757 ईस्वी में एक पोस्ट क्रिएट हुआ जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर, और इसका पहला व्यक्ति जो बंगाल का गवर्नर बना उसका नाम था क्लाइव। ठीक है मित्रों, इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे क्लाइव का चर्चा। पहले स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। 1757 ईस्वी से 1773 ईस्वी तक ये गवर्नर का पोस्ट चलते रहा और जब वहाँ पे ये चीज़ देखा गया कि जब कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हो जा रहे हैं तो उसको नियंत्रण करने के लिए एक एक्ट लेकर आया। वो एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773। उस एक्ट में, यानी एक्ट कौन सा, 1773 के एक्ट में, ठीक है, इस एक्ट में इस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे पहला गवर्नर जनरल जो बना बंगाल का, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। ठीक है मित्रों, तो क्वेश्चन यहाँ से देखिए कैसे पूछता है। पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर, तो पहला गवर्नर हो गया क्लाइव। बोलेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा वारेन हेस्टिंग, क्योंकि यही पहले ये क्या था, 1773 ईस्वी के पहले ये बंगाल का गवर्नर था, लेकिन जब ये एक्ट आया तो इसी को पुनः जो है गवर्नर जनरल बना दिया। तो यहाँ से आपको एक चीज कंसेप्ट डेवलप करा रहा हूँ मित्रों कि जितने बार जो चेंजिंग होगा, नया चीज जो चेंज होंगे तो वो पुराने के लिए अंतिम होगा, नए के लिए प्रथम होगा। तो बंगाल के गवर्नर के लिए, बंगाल का गवर्नर जनरल के लिए पहला है, लेकिन गवर्नर के लिए क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, क्योंकि वही लास्ट में रहा। अच्छा आगे आइए, तो यहाँ पे देखिएगा कि अब जो है यही बंगाल का गवर्नर, अभी तक यहाँ सिर्फ बंगाल की बात हो रहा था। किसकी बात हो रहा था, सिर्फ बंगाल की बात हो रहा था। अब बंगाल के स्थान पर यहाँ पे भारत का बात हो रहा है। बंगाल के स्थान पर सिर्फ भारत हो गया और बाकी सब सेम रहा। तो भारत का गवर्नर जनरल अब बात हो रहा है। तो भारत का गवर्नर जनरल बन गया कब, आप देखेंगे 1833 ईस्वी के आसपास जो है ये बंगाल का गवर्नर जो है भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और इसका पहला जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम था विलियम बेंटिक। ठीक है मित्रों, विशेष चर्चा करेंगे, विशाली कंसेप्ट समझा रहा हूं। तो अब देखिए कि 1773 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बना बंगाल का, वही पद अब भारत का गवर्नर जनरल गया, जो कि पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे भारत का तो आंसर क्या होता है, विलियम बेंटिक होता है भारत का। लेकिन बंगाल का पूछे तो वारेन हेस्टिंग होगा। तो टेक्निकल टर्म मित्रों आपके सामने आएंगे, तो मैं इसलिए इतना स्ट्रेस दे रहा हूं कि आज के बाद से आप लोग कंफ्यूजन को एकदम बिल्कुल दूर कर लेना है। चाहे टेक्निकल क्वेश्चन हो, चाहे आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए,
आप उसके लिए तैयार रहिए। तब आपको अगर यहाँ पे पुनः अगर हम ये पूछ ले कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वाभाविक बात है विलियम बेंटिंक होगा, क्योंकि यहीं पे ये चेंज हुआ है। बंगाल का गवर्नर जनरल यहीं पे चेंज होकर भारत का गवर्नर जनरल बना, तो अंतिम भी यही होगा। तो वही चीज बता रहे थे, जहां पे नया चीज होगा तो नया होगा तो वो अंतिम भी होगा। चलिए आगे आइए। तो यहाँ पे देखिए भारत का वायसराय, आपको मालूम है कि 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। तब जो है ये गवर्नर जनरल का पोस्ट भी समाप्त हो गया और नया पोस्ट बन गया वायसराय। क्या बना मित्रों नया पोस्ट? वायसराय। तो ये जो वायसराय बनने वाला पहला व्यक्ति था वो था कैनिंग। कौन था उस समय का गवर्नर जनरल? कौन था? कैनिंग। तो कैनिंग को प्रथम वायसराय माना जाता है भारत का। ठीक है मित्रों, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम वायसराय भारत का कौन? तो कैनिंग। अगर पूरा ऐसा पूछ दिया जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो पुनः यही होगा, क्योंकि प्रथम तो बेंटिक हुआ तो अंतिम यही होगा कि इसी समय में चेंज हुआ। तो यही चीज आपको बार बार समझा रहे हैं, तो उसको आसानी से एक बार खाली माइंड में बैठाइए। जहां नया होगा पहला होगा तो अंतिम भी होगा, किसी चीज का अंतिम होगा किसी चीज का पहला होगा। अब आइए, ये वायसराय समझ गए। अब वो जो है वही पद चलते आ रहा था 1947 के एक्ट में, 1947 में। ठीक है, पुनः वायसराय, ठीक है, पुनः वायसराय का पोस्ट को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और जब भारत आजाद हुआ तो भारत दो भागों में बट गया, एक भारत हो गया और दूसरा क्या हुआ? पाकिस्तान हो गया। तो भारत में भी गवर्नर जनरल हुआ और पाकिस्तान में भी गवर्नर जनरल हुआ। इसका गवर्नर जनरल, ठीक है मित्रों, इसका गवर्नर जनरल के बारे में आपको पता है, मोहम्मद अली जिन्ना इसका गवर्नर जनरल बना। जबकि भारत का जो गवर्नर जनरल बना कौन बना? माउंटबेटन बना। ठीक है, और माउंटबेटन के बाद कौन बना? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो अब देखिए मित्रों, यहां से जो क्वेश्चन आता है, देखिए कैसे कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन में छात्र लोग, गलती कहाँ करते हैं। पूछता है कि भारत का जो स्वतंत्र भारत का, यानी कि ये वाला स्वतंत्र भारत 1947 के बाद का है, स्वतंत्र भारत का अगर पूछता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का अगर प्रथम पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, अगर भारतीय लगा हुआ है तब राजगोपालाचारी होगा। ठीक है मित्रों, तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं करना, अगर भारतीय लगा है तब राजगोपालाचारी होगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब स्वाभाविक रूप से अंतिम कौन है? यही है, यानी माउंटबेटन के बाद ये है, तो अंतिम तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आपका एक स्ट्रक्चर था जिसको समझाना था, हम समझाए। अब चलेंगे आपको बंगाल का जो है गवर्नर जनरल के बारे में, गवर्नर के बारे में आज बताएंगे। ठीक है मित्रों, तो बंगाल का गवर्नर देखने के लिए आप देखिए, कालक्रम में सबसे पहले क्लाइव को देखते हैं। ये 3 साल के लिए आया, 1757 से 60। फिर हॉलवेल आया मात्र कुछ दिन के लिए 1760 में। बेंसीटाट आया 4 साल के लिए, और क्लाइव दूसरा टर्म आया, ये सेकेंड टर्म है। ठीक है मित्रों, ये सेकेंड टर्म था 65 से 67। फिर बेरेलस्ट आया 2 साल के लिए, और कार्टियर आया 3 साल के लिए। वारेन हेस्टिंग गवर्नर बना, वो 2 साल के लिए बना। हम यहाँ पे इशारे को एक सीरीज में दिए थे और पिछला वीडियो में आपको बताए थे कि कैसे इसको याद रखना है, तो हम राइट ब्रेन खोलने के लिए कहानी बनाए थे। ठीक है, तो उसको बढ़िया से आप देख सकते हैं। बंगाल का नवाब के साथ इस वीडियो को बनाए थे, और ऐसे भी आपको जानकारी के लिए बता दें, हम जो बनाए थे आपको बता देते हैं। उसमें बोले थे हम कि क्लाइव आया और एक बड़े हॉल में गया और बहुत सारे वाद्य यंत्रों को देख करके वो बांसुरी को चुना, तो बांसुरी बजाया। क्लाइव हॉल में बांसुरी बजाया, और जो कि बकवास था। तो क्लाइव मतलब क्लाइव हो गया, हॉल में गया तो हॉलवेल हो गया, बांसुरी मतलब बेंसीटाट हो गया, फिर से क्लाइव आया। ठीक है, उसके बाद क्या क्या? बकवास बजाया। तो बोसे बकवास का, तो बोसे बेरेलस्ट, और कासे कार्टियर, और बासे वारेन हेस्टिंग हो गया। तो कुछ ना कुछ आइडिया बना के रखिएगा, इस सीरीज में काम आएगा और बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके देखेंगे कि क्लाइव का पहला टर्म देखते हैं मित्रों। क्लाइव का पहला टर्म देखेंगे तो हम क्लाइव के बारे में थोड़ा सा जान ले। पहला टर्म 3 साल का था, 57 से 60।
ठीक है। अब 57 के 60 में सबसे पहले ये देखिए कि क्लाइव जो था एक मिलिट्री ऑफिसर था और ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल भी था। ठीक है मित्रों, चलिए, और दूसरा पॉइंट जो देखने के लिए मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश सरकार की जो मूल नीति था, बांटो और राज करो, जो कालांतर में 1947 ईस्वी तक इसका इस्तेमाल किया गया, वो क्लाइव का देन था। और क्लाइव ने मीर जाफर के समय में, सिराजुद्दौला के बाद नवाब बनता है मीर जाफर, उसके समय में ये पहली बार उसी के समय में ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है मित्रों, अच्छा, ये सारे जो चीज है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर बनेगा, ये तो स्वाभाविक है, वहां भी बता दिए। और ये जैसे बेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, कर्नाटक के दो युद्ध, एक जो आप सेकेंड ले लीजिए और एक थर्ड ले लीजिए, इस समय भी क्लाइव काम कर रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 63 चला, तो ये सब के बीच में जब इसका कार्यकाल को आप सिर्फ देखिएगा और इसको एडजस्ट कीजिएगा, आप लोग को सारे चीज बताया गया है। आप लोग सामंजस्य बैठाइए कि 1757 में बात होगा, 1757 में क्लाइव था, 1759 की बात करेगा तो इसके बीच में आ रहा था। तो ये सारे चीज को अगर आप नहीं भी याद रखते हैं मित्रों, लेकिन आपको मालूम है कि ठीक है बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, जनवरी में हुआ था, तो आप स्वाभाविक रूप से क्लाइव को मान सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बेदरा का युद्ध अगर मान के चलिए 1759 में हुआ था, तो कैसे याद रहेगा, क्योंकि आप उसका रेंज देख रहे हैं। तो इस प्रकार से अब रिलेशन बनाना शुरू करिए, बहुत ही मजा आएगा। अब बहुत ज्यादा रटने के नहीं कि किसके समय में युद्ध हुआ, सिर्फ इसको देखना है, 1757 से 1760, बाकी का डेट आपको मालूम है, उससे इसको केयर करना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे चीज समझ में आ गए। चलिए हॉलवेल के बारे में देखते हैं। हॉलवेल के बारे में आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा जानना है कि हॉलवेल वही व्यक्ति था जो कि काल कोठरी की घटना जो 1756 ईस्वी में हुआ था, उसकी घटना का कहानीकार था। एक प्रकार से कह सकते हो घटना का रचयिता था। हॉलवेल उस व्यक्तियों में से था जो कि बंद कमरे में 146 लोगों को जो अंग्रेजों को सिराजुद्दौला बंद कर दिया था, उसमें बचने वाले में से एक हॉलवेल थी, ये भी बच गया था। और इन्होंने ही ये कहानी गढ़ा था कि छोटे से कमरे में सभी लोगों को बंद कर दिया था और सफोकेशन से माने दम घुटने से लोगों की मृत्यु हो गई। चलिए इसके बारे में विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। तो हॉलवेल का यही कहानी था। ठीक है, उसके बाद बेंसीटाट को देखेंगे। बेंसीटाट में दो तीन चीज समझना है कि देखिए बेंसीटाट बहुत बचपन में अपनी जिंदगी को शुरू किया था, कंपनी का एक राइटर था वो, और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का एक प्रकार से कह सकते हैं। उसकी प्रतिभा को देख आप समझ सकते हैं कि 13 साल में एक लड़का कंपनी की सर्विस में ज्वाइन किया और बहुत कम समय में वो क्या हुआ, कंपनी का एक गवर्नर बन गया 1760 से 64 के बीच में। और इसके साथ देखिए तो यहाँ पे ये इन्होंने मीर कासिम को नवाब बनाया। हॉलवेल जो था ये मीर कासिम को नवाब बनाने का प्लान बनाया था, षड्यंत्र रचा था। ये क्या किया, षड्यंत्र रचा लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया बेंसीटाट ने। तो समय को भी देखिएगा तो आपको इजी से समझ में आएगा। ठीक है, मीर जाफर का जो दूसरा टर्म आएगा तो बेंसीटाट ने इसको क्या किया था, यहाँ से मीर जाफर को हटा दिया था। ठीक है, और किसको बनाया था, मीर कासिम को बनाया था। मीर कासिम का टर्म है ना 1700, आप ये जो टर्म देख रहे हैं ये मीर जाफर का टर्म आप समझ सकते हैं, 1757 से 60 तक था, और इसके बाद से 60 से 63 तक मीर कासिम का था। तो आप ये सब पहले से भी हम लोग बता चुके हैं, उसको जरा आप लोग सामंजस्य बैठाइए तब और ज्यादा मजा आएगा। तो मीर कासिम को ये नवाब बनाया और 1764 में ही रिजाइन मार दिया। ठीक है मित्रों, 1764 में जब रिजाइन मार के इंग्लैंड गया तो यहाँ वहाँ के पार्लियामेंट में इसमें दोषारोपण किया गया कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त था। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने अपना दलील दिया तो इसको जो है निर्दोष पाया गया, कि इसको निर्दोष साबित कर दिया गया। ठीक है मित्रों, और आपको बताएं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1759 ईस्वी में पुनः भारत को इसलिए भेजा जा रहा था कि ये भारत में आए और यहाँ की जो है प्रशासन व्यवस्था या जो भी व्यवस्था है उसको दुरुस्त करे, ताकि जो है भ्रष्टाचार इत्यादि कम हो जाए। और आने के ही क्रम में समुद्री दुर्घटना होता है। ठीक है, और समुद्री दुर्घटना में ये इसका मौत हो जाता है। किसका,
बेंसीटाट का। समझ गए मित्रों? तो बेंसीटाट के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आके देखते हैं। आगे आप देखिएगा क्या हो गया, ये क्लाइव का दूसरा टर्म आ गया। अभी तक हम लोग देख लिए थे क्लाइव, हॉलवेल, बेंसीटाट। अब क्लाइव का दूसरा टर्म आया। दूसरा टर्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहा। यहाँ पे आप देखेंगे श्वेत विद्रोह हुआ। ये श्वेत विद्रोह के बारे में थोड़ा जानकारी इसलिए बता देना चाहता हूँ। श्वेत विद्रोह क्या था? ईस्ट इंडिया के कंपनी के जो सैनिक थे उसको दोहरी भत्ता मिलता था, ठीक है। और जब क्लाइव आया दूसरी बार तो कई प्रकार का नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश किया, क्योंकि कंपनी जो घाटे की तरफ बढ़ रहा था उसको इसको मुनाफा की तरफ ले जाना था, भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश किया। कई प्रकार का क्लाइव इस बार स्टेप लिया। उसमें क्या क्या इन्होंने दोहरे भत्ते को बंद किया, ठीक है, दोहरे भत्ते को बंद करने का प्रयास किया। और जिससे कहाँ का, मुंगेर और इलाहाबाद, ठीक है, मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिक जो है विद्रोह कर दिए। तो वो सैनिक जो थे अंग्रेज सैनिक ही थे, इसीलिए इसको श्वेत विद्रोह कहा गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों, आपसे पूछेगा कि श्वेत विद्रोह का जो है, श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ? तो क्लाइव के समय में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर दूसरा इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किया। सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना क्लाइव ने किया था। कंपनी के कर्मचारियों की एक प्रकार से कह सकते हैं सुख सुविधा का ख्याल रखने के लिए किया था। कल्याणकारी स्थितियों को बनाए रखने के लिए सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किया था, वेलफेयर के लिए, कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, ठीक है मित्रों। और तीसरी बात क्या है, इसके समय में द्वैध शासन लागू हुआ। क्लाइव, देखिए द्वैध शासन का जनक जो है लीनियस कार्टिस को कहा जाता है, लेकिन इसका अगर पूछा जाए कि किस गवर्नर के समय में हुआ तो वो गवर्नर था क्लाइव था, ठीक है मित्रों, क्लाइव था जिसके समय में द्वैध शासन लागू हुआ। तो द्वैध शासन बेसिकली क्या था, एक लाइन में भी बता दें, हालांकि पहले इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जो कोई मित्र मेरे वीडियो को, पिछला वीडियो को बंगाल का नवाब नहीं देखे, वहां देखिए, आपको स्पष्ट मिलेगा। फिर भी यहाँ पे मैं बता दूं कि जब कंपनी दीवानी और निजामत दोनों अपने हाथ में ले लिया तो वहां पे क्या किया कि भारतीयों द्वारा, यानी जमींदारों द्वारा और नवाबों द्वारा जो है निजामत और दीवानी का काम करवाना प्रारंभ किया। और वास्तविक अधिकार किसके पास रहा? अंग्रेजों के पास रहा। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो हुआ, इस प्रकार की दोहरी शासन व्यवस्था जो हुआ, जो भारतीयों द्वारा और कंपनी दोनों द्वारा, यानी जमींदारों और कंपनी दोनों द्वारा जो शासन हुआ, यही दोहरी व्यवस्था हुआ, द्वैध शासन हुआ, ठीक है मित्रों। तो द्वैध शासन जो है लगाने वाला जो था, जिसके समय में लगा, वो क्लाइव था, ठीक है। अच्छा, ये सारे चीज अब ये अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगे कि इलाहाबाद की संधि किसके समय में हुआ। आप लोग एकदम बिल्कुल पीछे का वीडियो देखे होंगे, अब आपको आसानी से समझ में आया होगा कि आप देखिए कि इसका कार्यकाल क्या है, 1765 से 67। तो इलाहाबाद की संधि भी 1765 में हुआ। और देखिए ये जो रहा था, अगला जो रहा था बेंसीटाट 64 तक ही रहा था। तो स्वाभाविक है कि इलाहाबाद की संधि किसके समय में हुआ? क्लाइव के समय में हुआ, ठीक है मित्रों। इलाहाबाद की 2 संधियां हुआ था, उसकी चर्चा है, आप लोग पीछे का वीडियो रेफर कर सकते हैं। जब ये वापिस इंग्लैंड चला जाता है तो इसको एक उपाधि मिलता है नाइट ऑफ, इसको उपाधि मिलता है नाइट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है दोस्तों, नाइट ऑफ ब्रिटेन का उपाधि इसको मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लाइव का जो है, आप एक प्रकार से किस प्रकार से बंगाल में गवर्नर का वो भूमिका निभाया, वो मुख्य चीजों को आप देख चुके हैं। और हमको लगता है इससे क्वेश्चन जो आएगा आपसे आराम से बन जाएंगे। आगे देखिए तो बेरेलिस्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है मित्रों। तो बेरेलिस्ट का जो कार्यकाल था, ये 2 साल का जो कार्यकाल था, ये बेरेलिस्ट में एक इंपॉर्टेंट ये चीज है कि बेरेलिस्ट जो व्यक्ति है, ये कभी यानी 1757 के आसपास ये सिराजुद्दौला के कैद में था। जब सिराजुद्दौला अंग्रेजों पर अटैक किया था तो बेरेलिस्ट को भी गिरफ्तार किया गया था और उसके कैद में था। और कैद से छूटने के बाद जो है बेरेलिस्ट क्या हुआ था, बंगाल का गवर्नर बना था, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से आप समझ गए बेरेलिस्ट। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा
कार्टियर। ये कार्टियर के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ, वो हुआ था महान अकाल। ठीक है, ये महान अकाल बेसिकली ज्यादा इफेक्ट हुआ 1770 ईस्वी में। ठीक है, तो कार्टियर के समय का एक ही बात आपको याद रखना है कि महान अकाल जो है बंगाल में यानी कंपनी काल में सबसे पहले किस समय पड़ा, तो वो कार्टियर के समय में पड़ा। ये याद रखना है, अकाल के समय में कार्टियर के समय में पड़ा था। और कार्टियर इस अकाल को ही मतलब इस अकाल में कितनी जनसंख्या एक प्रकार से कह सकते हैं तो 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल। ठीक है, 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल मर चुका था इस अकाल में। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद से कार्टियर के बाद से वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनता है, और जो बनता है 1772 से 1773 के बीच में। तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर बनता है। और गवर्नर के रूप में इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम रहा कि जो ये परेशानी चल रहा था, क्लाइव द्वारा लाया गया द्वैत शासन, ये द्वैत शासन को खत्म कर दिया। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप बंगाल के गवर्नर को समझ गए हैं। और अब चूंकि हम आगे का जो गवर्नर बताएंगे, जो मुख्य गवर्नर होगा, उसका स्पेशल वीडियो मिलेगा आपको, ताकि आपको समस्या किसी प्रकार से नहीं हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। तो आगे का वीडियो हम जो अगला बंगाल का गवर्नर जनरल आपको जब बताने लगेंगे, तो सबसे पहले आपको हम वारेन हेस्टिंग पर अकेला एक वीडियो लेके आएंगे, जो कि आपको काफी मजा आएगा और उसमें सारे तथ्य इसके मिलेंगे और किसी भी प्रकार से आपको जो है परेशानी ना हो, इसलिए मैं इस प्रकार की व्यवस्था आप लोग के लिए करूंगा। ठीक है मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।